नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका सामना शायद कई लोगों ने अपने वित्तीय लेन देन में किया होगा। मेरा मतलब है चेक का बाउंस हो जाना। हाँ जी। हम समझने की कोशिश करेंगे पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 को, जो इसी से जुड़ा कानून है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं तकनीकी कानूनी धारा नहीं है, बल्कि ये तो व्यापार और निजी जीवन में भरोसे का एक अहम आधार है। चेक की जो विश्वसनीयता है वो इसी पर टिकी है। हाँ, क्योंकि जब कोई चेक लेता है तो भाई उसे भुगतान की उम्मीद तो होती है ना। जाहिर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कई महत्वपूर्ण अदालती फैसलों का एक तरह से जखीरा है जो इस कानून के अलग अलग पहलुओं को रोशन करते हैं। हमारा मकसद है इन फैसलों की मदद से धारा 138 की बारीकियों को समझना, इसके जरूरी घटकों को और असल जिंदगी में इसके मायने क्या है इसे जानना। सही कहा। और शुरुआत करते हैं इसके मूल उद्देश्य से। देखिए, एक अहम मामला था MS दालमिया सीमेंट वाला। हाँ। उसमें अदालत ने साफ कहा था कि धारा 138 का लक्ष्य चेक जारी करने वाले को मतलब हतोत्साहित करना है अगर उसके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ताकि लोग चेक पर भरोसा कर सकें। लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है, ये धारा सिर्फ तभी लागू होती है जब चेक किसी कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कर्ज या देनदारी चुकाने के लिए दिया गया हो। अच्छा। हर बाउंस हुआ चेक अपने आप में अपराध नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कर्ज वाली बात अहम है, इसे पकड़ के रखते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि इस धारा के तहत अपराध बनता कब है, मतलब क्या क्या होना जरूरी है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण केस है, के भास्करन बनाम संकरण वैद्यान बालन। ओके। इसमें अदालत ने 5 मुख्य बातें बताई थी। एक तरह से 5 सीढ़ियां हैं। पहला, किसी कर्ज या देनदारी के लिए चेक देना। ठीक है। दूसरा, उसे बैंक में लगाना, मतलब प्रेजेंट करना। तीसरा, बैंक का उसे अपर्याप्त फंड जैसे कारणों से लौटा देना, जिसे हम कहते हैं अनादरित होना या डिसऑनर, बाउंस हो जाना। हाँ, बाउंस हो जाना। चौथा, चेक लेने वाले का एक तय समय में मतलब 30 दिन के अंदर लिखित नोटिस भेजकर पैसे मांगना। ओके, लिखित नोटिस। और पांचवा, नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक देने वाले का भुगतान ना कर पाना। अच्छा। ये पांचों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब जाकर धारा 138 के तहत अपराध बनता है। और इसी भास्करन मामले ने ये भी बताया था शायद कि मुकदमा कहाँ दायर हो सकता है, जुरिस्डिक्शन। हाँ, शुरुआत में तो भास्करन फैसले ने कहा था कि जहां भी इन 5 कामों में से कोई भी हुआ हो, मान लीजिए चेक कहीं और दिया, बैंक कहीं और था, नोटिस कहीं और से भेजा, हाँ, तो जहां भी कोई एक चीज हुई हो वहां मुकदमा दायर किया जा सकता है। इससे क्या हुआ कि शिकायतकर्ता के पास कई जगहों पर केस फाइल करने का ऑप्शन आ गया था। लेकिन मैंने सुना है कि ये क्षेत्राधिकार मतलब मुकदमा दायर करने की जगह के नियम बाद में बदले हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये वाकई में काफी बदला है। हुआ ये कि बाद में 2014 में केस आया, दाशरथ रूप सिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भास्करन वाले नियम को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फोरम शॉपिंग बढ़ रही थी, मतलब लोग अपनी सुविधा से अदालत चुन रहे थे। अच्छा। तो दशरथ रूप सिंह फैसले में कहा गया कि भाई अब से मुकदमा सिर्फ वहीं दायर हो सकता है जहां चेक जारी करने वाले का बैंक है, मतलब जिस बैंक ने चेक को बाउंस किया है। अच्छा, तो मामला सिमट गया एक जगह पर। हाँ, लेकिन इससे फिर एक दिक्कत हुई। क्या? शिकायतकर्ताओं को मुश्किल होने लगी। सोचिए, चेक दिल्ली में दिया, जमा मुंबई में किया और बाउंस हो गया। अब दिल्ली वाले को मुंबई जाकर केस करना पड़े। हाँ, ये तो मुश्किल है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए 2015 में संसद ने कानून में संशोधन किया, एक अमेंडमेंट आया। ओके। और उसके बाद ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदरपाल सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संशोधन के बाद अब मुकदमा वहां भी दायर हो सकता है जहां चेक पाने वाले का बैंक है, मतलब जहां उसने चेक जमा किया था। अच्छा। तो दोनों जगह ऑप्शन है अब। हाँ, तो आज की स्थिति ये है कि मामला या तो चेक देने वाले के बैंक क्षेत्र में या चेक पाने वाले के बैंक क्षेत्र में दर्ज हो सकता है। इससे थोड़ी आसानी हुई है। ये क्षेत्राधिकार का सफर तो दिलचस्प रहा। अच्छा, अब वापस उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं जो आपने शुरू में कहा था, कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कर्ज या देनदारी। हाँ। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये हर तरह के चेक पर लागू होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने गारंटी के तौर पर मतलब सिक्योरिटी के लिए चेक दिया हो। ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर झगड़े की जड़ यही होती है।
धारा 138 साफ तौर पर कहती है कि चेक किसी मौजूदा यानी उस समय उपस्थित कानूनी तौर पर वसूले जा सकने वाले कर्ज या देनदारी के लिए होना चाहिए। मौजूदा पर जोर है। हाँ बिल्कुल। इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड वाला जो केस था 2014 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया, अगर कोई चेक सिर्फ भविष्य की किसी संभावना के लिए दिया गया है, जैसे सिक्योरिटी या गारंटी, हाँ, और जिस समय वो चेक दिया गया उस समय कोई असल में कर्ज बकाया नहीं था, तो उसके बाउंस होने पर धारा 138 लागू नहीं होगी। मतलब अगर मैंने आज कोई बिजनेस डील की और एडवांस में सिक्योरिटी चेक दे दिया कि भाई भविष्य में अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो ये काम आएगा, हाँ, तो उस चेक के बाउंस होने पर ये धारा लागू नहीं होगी। बिल्कुल सही। कुसुम इंगोट्स एंड एलॉयज वाले मामले में भी यही बात कही गई थी। ये सिक्योरिटी चेक वाली बात बहुत ध्यान रखने वाली है। लेकिन इसमें कोई पेच भी तो होगा। हाँ, एक और पहलू है। देखिए, संपल्ली सत्यनारायण राव वाला केस है 2016 का। उसमें अदालत ने कहा कि अगर चेक दिया तो आज गया है, लेकिन वो किसी ऐसी देनदारी के लिए है जो आज मौजूद है और कानूनी तौर पर वसूली जा सकती है। अच्छा। भले ही भुगतान की तारीख आगे की हो, जैसे पोस्ट डेटेड चेक में होता है, हाँ, तो धारा 138 लागू होगी। फर्क इस बात का है कि चेक देते समय कोई मौजूदा देनदारी थी या नहीं। अगर थी तो लागू होगी, भले ही वो सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया हो। ये थोड़ा महीन फर्क है। और अगर किसी ने सिर्फ दस्तखत करके खाली चेक दे दिया हो जिसे बाद में किसी और ने भरा, आजकल ऐसा भी खूब होता है। हाँ, ये भी एक आम स्थिति है। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिरसिंह बनाम मुकेश कुमार वाले केस में स्थिति साफ की है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर आपने साइन करके खाली चेक दिया है और उसे बाद में भरकर बैंक में लगाया जाता है और वो बाउंस हो जाता है, तो कानून की एक और धारा है, धारा 139। हाँ, उसके तहत एक धारणा बनती है, एक प्रिजम्पशन। धारणा? कैसी धारणा? ये धारणा ये है कि चेक किसी न किसी कर्ज या देनदारी के लिए ही दिया गया होगा। मतलब कानून मानकर चलता है कि खाली चेक यूं ही तो कोई नहीं देगा। अच्छा, ये धारणा या प्रिजम्पशन क्या चीज है? क्या इसका मतलब है कि कोर्ट मान ही लेगा कि चेक सही है और जिसने दिया वो फंस गया? हाँ, शुरुआती तौर पर तो यही है। धारा 139 यही कहती है। रंगप्पा बनाम श्री मोहन वाले केस में भी इसे दोहराया गया। इसका मतलब है कि कानून शुरुआत में चेक लेने वाले यानी धारक के पक्ष में झुका होता है। ये माना जाता है कि उसे चेक किसी वैध कारण से ही मिला है। अब सबूत का बोझ आ जाता है चेक देने वाले पर, मतलब आरोपी पर। अच्छा, तो उसे साबित करना होगा कि ये धारणा गलत है। बिल्कुल, उसे साबित करना होगा कि नहीं, ये चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए नहीं दिया गया था। तो क्या ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल है? क्या आरोपी इस धारणा को गलत साबित कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे खंडन योग्य धारणा कहते हैं, मतलब रिबटेबल प्रिजम्पशन। अच्छा। कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कारपेट्स वाले केस में अदालत ने कहा कि आरोपी को इसे गलत साबित करने के लिए कोई बहुत ही पुख्ता, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला सबूत लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसे बस अदालत के मन में एक वाजिब शक पैदा करना है, एक संभावित बचाव पेश करना है। मतलब ये दिखाना है कि ये संभव है कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए नहीं था। प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर तोला जाता है। क्या इसका कोई हालिया उदाहरण है जहां किसी ने सफलतापूर्वक इस धारणा को तोड़ा हो? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प केस है, राजाराम श्रीरामुलु नायडू बनाम मरुथाचलम। ये 2023 का ही है। हाँ। इसमें क्या हुआ? इसमें आरोपी ने बड़ा स्मार्ट काम किया। उसने शिकायतकर्ता के इनकम टैक्स रिटर्न कोर्ट में पेश कर दिए। अरे, और ये दिखा दिया कि शिकायतकर्ता की जो घोषित आय थी, जो आर्थिक हैसियत थी, वो इतनी थी ही नहीं कि वो उतना बड़ा कर्ज दे पाता जितना वो दावा कर रहा था। वाह, कोर्ट ने माना कि हाँ भाई, ये बात तो सोचने वाली है। आरोपी ने सफलतापूर्वक धारणा का खंडन कर दिया और उसे बरी कर दिया। कमाल है। इसी तरह पहले के कृष्ण जनार्दन भट्ट वाले मामले में आरोपी ने यह साबित किया था कि चेक दबाव में या जबरदस्ती लिया गया था, किसी लेन देन के लिए नहीं। तो ये बचाव संभव है। वाह, यानी सिर्फ चेक बाउंस होना ही काफी नहीं है, उसके पीछे की कहानी, उसका संदर्भ, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अब जरा प्रक्रियात्मक बातों पर आते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। क्या इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया और खासकर समय सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जहां अक्सर लोग चूक लाते हैं, और इसका जवाब है जी हां, प्रक्रिया का पालन करना बेहद बेहद जरूरी है। इसमें जरा सी भी ढील नहीं चलती। अच्छा। योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे वाला जो 2014 का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा था, कानून ये कहता है कि चेक बाउंस होने के बाद आप नोटिस भेजते हैं।
हाँ, नोटिस मिलने के बाद आरोपी को 15 दिन का समय मिलता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है। अगर उन 15 दिनों में पेमेंट नहीं आती, तब आपका केस करने का अधिकार बनता है। अब अगर आपने वो 15 दिन पूरे होने से पहले ही कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी, हाँ। तो कोर्ट उस पर विचार ही नहीं करेगा। उसे समय से पहले यानी प्रीमेच्योर माना जाएगा और केस खारिज हो सकता है। टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। बाप रे, मतलब एक दिन की भी जल्दी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और नोटिस भेजने के तरीके का भी महत्व होगा। मान लीजिए पता गलत लिख दिया या किसी और तरीके से भेज दिया। हाँ, बिल्कुल। बाबूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाला जो 2020 का केस है, उसमें यही हुआ था। मांग का नोटिस गलत पते पर भेजा गया था। अच्छा। कोर्ट ने कहा, भाई ये तो वैध नोटिस ही नहीं माना जाएगा। जी। नतीजा, केस रद्द। तो सही पते पर सही तरीके से रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से नोटिस भेजना अनिवार्य है। एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए एक चेक बाउंस हुआ, आपने नोटिस भेजा, पैसे नहीं मिले, मामला वही है। क्या आप उसी चेक को दोबारा बैंक में लगा सकते हैं? और अगर वो फिर बाउंस हो जाए तो क्या नया केस कर सकते हैं? नहीं, ये गलती भी कई लोग करते हैं। प्रेमचंद विजय कुमार बनाम यशपाल सिंह वाले केस में ये साफ किया गया, एक बार आपने नोटिस भेज दिया ना, तो उस चेक के बाउंस होने पर जो कॉज ऑफ एक्शन यानी मुकदमा करने का कारण बना था, वो बन चुका। अब उसी चेक को दोबारा बैंक में लगाने और उसके फिर से बाउंस होने पर आपको केस करने का नया अधिकार नहीं मिलता। यूज्ड हो गया वो कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, मतलब एक चेक, एक बाउंस, एक नोटिस, एक मौका। हाँ, मोटे तौर पर यही समझिए। ये सब तो व्यक्तिगत मामलों की बात हुई, लेकिन आजकल तो ज्यादातर लेन देन कंपनियों या फर्मों के नाम पर होते हैं। उनके चेक बाउंस होने पर क्या होता है? यहाँ जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कंपनी का हर डायरेक्टर या फर्म का हर पार्टनर पकड़ा जाएगा? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है। यहाँ प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं इसे। मतलब कंपनी या फर्म ने अपराध किया है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन कौन? हाँ, कौन? अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स वाला जो केस था 2012 का, वो मील का पत्थर है इस मामले में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया। अगर आपको कंपनी के डायरेक्टर या फर्म के पार्टनर पर मुकदमा चलाना है, तो आपको पहले उस कंपनी या फर्म को भी मामले में आरोपी बनाना होगा। अच्छा, कंपनी या फर्म का नाम जरूर होना चाहिए केस में? हाँ, अगर कंपनी या फर्म ही आरोपी नहीं है, तो उसके डायरेक्टर या पार्टनर पर केस नहीं चल सकता। वो पहली शर्त है। ठीक है, मान लिया कंपनी को पार्टी बना दिया, लेकिन क्या सिर्फ डायरेक्टर या पार्टनर होना ही काफी है उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए? जैसे कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं हो। नहीं, सिर्फ पद पर होना काफी नहीं है। ये भी बहुत साफ किया गया है। रविंद्र देवीदासानी वाले केस में यही कहा गया कि किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि वो डायरेक्टर है। तो फिर शिकायतकर्ता को ये साबित करना होगा कि अपराध के समय, यानी जब चेक इशू हुआ और बाउंस हुआ, उस वक्त वो व्यक्ति कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज का इंचार्ज था और उसके लिए जिम्मेदार था। ओह, तो मतलब शिकायत में साफ साफ लिखना पड़ेगा कि ये फलाना डायरेक्टर या पार्टनर कैसे जिम्मेदार है, सिर्फ नाम लिख देना काफी नहीं। एकदम सही। जीजे राजा बनाम तेजराज सुराना वाले केस ने इसी बात पर जोर दिया। शिकायत में स्पेसिफिक आरोप होने चाहिए। सिर्फ पद का नाम लिख देना या एक स्टैंडर्ड लाइन लिख देना कि सब जिम्मेदार थे काफी नहीं। बताना होगा कि वो व्यक्ति उस समय कंपनी फर्म के मामलों के लिए कैसे और क्यों जिम्मेदार था। और पार्टनर्स के लिए भी यही है? हाँ, दिलीप हरिरामानी बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में पार्टनर्स के लिए भी यही कहा गया। जब तक फर्म को आरोपी न बनाया जाए और पार्टनर की स्पेसिफिक भूमिका, उसकी जिम्मेदारी साबित न हो, उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये कंपनियों वाला मामला तो और भी पेचीदा है। मतलब साबित करने का बोझ काफी ज्यादा है शिकायतकर्ता पर। हाँ, यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, क्या इन मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाने का भी कोई रास्ता है, जैसे समझौता वगैरह? और अगर केस चलता है तो क्या पीड़ित को कोई मुआवजा मिलता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि धारा 138 के तहत अपराध क्षमनीय है, मतलब कंपाउंडेबल है। इसमें कोर्ट की इजाजत से समझौता हो सकता है। अच्छा। और दामोदर एस प्रभु वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया ताकि लोग जल्दी समझौता करें। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जल्दी समझौता करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर देर करते हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट के बाद अपील में, तो आपको कुछ लागत, कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। एक तरह से लेट फीस। ये तो अच्छी पहल है समझौते को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। और मुआवजे का क्या कोर्ट पैसे दिलवाता है? हाँ, आर विजयन बनाम बेबी वाले केस में कोर्ट ने कहा कि अदालतों को आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 357 के तहत पीड़ित को मुआवजा दिलाना चाहिए। सीआरपीसी मतलब?
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, जो कोर्ट की कार्यवाही के नियम तय करती है। ओके। तो उसकी धारा 357 के तहत कोर्ट मुआवजा दिलवा सकता है, और ये मुआवजा अक्सर चेक की रकम के बराबर या कभी-कभी हर्जाने के तौर पर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये मामले अदालतों में बहुत ज्यादा हैं, ऐसा सुनते हैं। क्या इन्हें जल्दी निपटाने के लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता रही है। अदालतों पर इन केसों का भारी बोझ है। तो मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कांचन मेहता वाले केस में कहा गया कि इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए जहां तक हो सके संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल अपनाना चाहिए, एक तेज प्रक्रिया। और मिसेस गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि ये मामले असल में अर्ध आपराधिक हैं। क्वाजी क्रिमिनल। अर्ध आपराधिक मतलब दिखते तो क्रिमिनल केस जैसे हैं। हाँ। जेल भी हो सकती है, पर इनका असली मकसद सजा देना कम और शिकायतकर्ता के पैसे वसूल करवाना ज्यादा है। अच्छा, फोकस रिकवरी पर है। हाँ, इसलिए अदालतों को समझौते को बढ़ावा देना चाहिए। रिकवरी हो जाए, मामला खत्म हो। क्या हाल में भी इस पर कोई निर्देश आए? इतने सारे केस हैं तो कुछ तो हो रहा होगा। जी बिल्कुल। 2021 में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आया, इन री एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 नाम से। ओके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए कई गाइडलाइंस दी, जैसे एक ही व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग शहरों में चल रहे मामलों को क्लब करने की कोशिश करना। हाँ, ये तो बहुत होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, और कानून में जो नए प्रावधान आए हैं, जैसे धारा 143A, जिसके तहत कोर्ट आरोपी को केस के दौरान ही अंतरिम मुआवजा देने को कह सकता है। हाँ। और धारा 148, जिसके तहत अगर आरोपी अपील में जाता है तो उसे कुछ रकम जमा करानी पड़ सकती है। इन प्रावधानों का इस्तेमाल करना, हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जज के विवेक पर निर्भर करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। और वो दिल्ली हाईकोर्ट वाला भी एक केस था ना? हाँ, मेवाती बनाम योगेश कुमार गोसाई। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इन मामलों को मध्यस्थता जैसे ADR मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी भेजा जा सकता है, कोर्ट के बाहर निपटारे के तरीके। तो काफी कोशिशें हो रही हैं सुलझाने और तेज करने की, ये अच्छी बात है। हाँ, जरूरत भी है। अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो वो कौन सी मुख्य वजह या बचाव है जिनके आधार पर धारा 138 के मामले में कोई बरी हो सकता है? एक क्विक रिकैप। हाँ, हमने कई बचाव देखे। संक्षेप में कहें तो पहला और सबसे बड़ा बचाव, कोई कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कर्ज ही न होना, जैसा कुसुम इंगोट्स इंडस एयरवेज में था। हाँ, या राजाराम श्रीरामालू वाला केस। अगर चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए था या एडवांस था, या जिस समय दिया गया तब कोई देनदारी ही नहीं थी, ये सबसे कॉमन बचाव है। दूसरा धारा 139 की धारणा का सफलतापूर्वक खंडन कर देना, मतलब आरोपी यह साबित कर दे, चाहे शिकायतकर्ता की आर्थिक क्षमता पर सवाल उठाकर या ये दिखाकर कि चेक दबाव में लिया गया था, कि चेक वैध देनदारी के लिए नहीं था। ठीक है। तीसरा प्रक्रियात्मक चूक, प्रोसीजरल लैप्स। अगर नोटिस गलत भेजा गया या टाइम पे नहीं भेजा गया, या चेक टाइम से पहले फाइल कर दिया, हाँ, या गलत अदालत में केस कर दिया। प्रक्रिया में जरा सी भी गलती केस खत्म करा सकती है। चौथा कंपनी या फर्म के मामले में जिम्मेदारी साबित न होना, अगर फर्म को पार्टी नहीं बनाया या डायरेक्टर पार्टनर की भूमिका साबित नहीं हुई। अनीता हाड़ा दिलीप हरिरामानी वाले केस। बिल्कुल। और पांचवां, कभी-कभी भुगतान रोकने के निर्देश, यानी स्टॉप पेमेंट भी एक बचाव हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सिर्फ स्टॉप पेमेंट कहना काफी नहीं। अगर शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर पाता कि कोई वैध कर्ज था भी, तब स्टॉप पेमेंट एक मजबूत बचाव बन सकता है। NEPC माइकॉन वाला केस था इस पर। समझ गए। तो ये मुख्य बचाव हैं। हाँ, ये मुख्य आधार हैं जिन पर आरोपी बरी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कानून चेक को भरोसेमंद बनाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश करता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी पर गलत तरीके से या बिना पुख्ता आधार के मुकदमा न चले। एक संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। हाँ, धारक के अधिकारों और चेक देने वाले के बचावों के बीच एक संतुलन। और ये संतुलन अदालती फैसलों से लगातार बनता, बिगड़ता और स्पष्ट होता रहा है। क्षेत्राधिकार से लेकर सिक्योरिटी चेक, खाली चेक, कंपनियों की जिम्मेदारी, प्रक्रिया की सख्ती, हर पहलू पर अदालतों ने रोशनी डाली है। बिल्कुल, कानून का विकास साफ नजर आता है, और प्रक्रिया का पालन, जैसा हमने देखा, यहां शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या कोई ऐसा विचार है जो दिमाग में रह जाता है, कुछ सोचने पर मजबूर करता है? हाँ, एक दिलचस्प द्वंद्व या कहिए तनाव इस कानून में नजर आता है, जिस पर गौर किया जा सकता है। कैसा तनाव? देखिए, जैसा कि गिम्पेक्स मामले में कहा गया, ये कार्यवाही अर्ध आपराधिक है। क्वाज़ी क्रिमिनल। जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? पैसे की वसूली।
रिकवरी। हाँ, ये इसे सिविल मामलों के करीब लाता है, जिनका मकसद भी अक्सर पैसे या प्रॉपर्टी की रिकवरी होता है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि हमने योगेंद्र प्रताप सिंह जैसे मामलों में देखा, इसमें प्रक्रियात्मक नियम बहुत सख्त हैं। नोटिस की समय सीमा, शिकायत दर्ज करने का समय, इनका पालन ना करने पर केस सीधा खारिज। हाँ, बहुत सख्त। ये सख्ती इसे पारंपरिक आपराधिक मामलों जैसा बनाती है, जहां प्रक्रिया का पालन सर्वोपरि होता है। तो आप कह रहे हैं कि लक्ष्य तो सिविल जैसा है, वसूली, पर प्रक्रिया क्रिमिनल जैसी सख्त। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक अजीब सा मेल है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्रणाली, जो मुख्य रूप से पैसे वापस दिलाने पर केंद्रित है, उतनी ही सख्त प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ काम करनी चाहिए जितनी गंभीर आपराधिक मामलों में होती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। इस द्वंद्व का असर मामलों की गति और न्याय पर क्या पड़ता है? क्या वसूली के लक्ष्य को देखते हुए प्रक्रिया थोड़ी और लचीली होनी चाहिए ताकि असल मकसद पूरा हो, या फिर ये सख्त प्रक्रियाएं ही जरूरी संतुलन बनाए रखती हैं ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो सके? इसके फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर व्यवस्था को और हम सबको शायद विचार करने की जरूरत है कि इस अर्ध आपराधिक प्रकृति का सही संतुलन क्या हो।